नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपकी लेटर राइटिंग के ऊपर है, जो कि स्पेशली क्लास 10th 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर मैंने आज की वीडियो बनाई है। इसमें आपके फॉर्मल लेटर्स के बारे में मैंने इस पूरी वीडियो को कवर किया है। लेटर्स हमें पता है 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स, बट इस बार सिर्फ़ आपके फॉर्मल लेटर्स ही आने वाले हैं। और फॉर्मल लेटर्स बेसिकली आपके 4 टाइप से डिवाइडेड होते हैं। नंबर फर्स्ट इंक्वायरी लेटर, नंबर सेकंड लेटर टू एडिटर, नंबर थर्ड कंप्लेंट लेटर एंड नंबर फोर्थ लेटर फॉर प्लेसिंग और कैंसलिंग एन ऑर्डर है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं लेटर टू एडिटर के फॉर्मेट की। तो लेटर टू एडिटर क्यों लिखा जाता है दोस्तों? हमें पता है जब भी किसी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या फिर किसी प्रिंटेड पब्लिकेशन के लिए जब हम कोई लेटर छपवाते हैं, जब एडिटर हमारा कोई लेटर छापता है, तो इसमें किसी भी हम सोशल इशू या कोई प्रॉब्लम या कोई आइडिया उसको रिफ्लेक्ट जब वो न्यूज़पेपर में किया जाता है हमारे लेटर के थ्रू, तो इसीलिए लेटर टू एडिटर जो है वो लिखा जाता है। तो लेटर टू एडिटर का मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द यंगस्टर्स टुडे आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल नेटवर्किंग साइट्स। दे लिव इन द रियल वर्ल्ड रादर देन द रियल वर्ल्ड। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न। यू आर विशाल वैष्णवी ऑफ 12 विकास नगर कोलकाता। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में हमें जो हम क्योंकि सेंडर हैं तो हमें अपना एड्रेस देखना है वहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है जैसे यहाँ पे 12 विकास नगर कोलकाता मेंशन किया है, तो हमें वही एड्रेस सबसे पहले लिखना है सेंडर का। अगर आपको सेंडर का एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। अब दोस्तों मैं आपको डेट के फॉर्मेट को लेकर जो है वो क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। यहाँ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि डेट का फॉर्मेट, सही फॉर्मेट क्या होगा। तो दोस्तों डेट के एक से ज़्यादा फॉर्मेट होते हैं। बेसिकली डेट के 3 फॉर्मेट्स हैं। तीनों में से आप कोई भी फॉर्मेट लिखोगे आपका एक नंबर नहीं कटने वाला। पहला फॉर्मेट ये है कि आपने डेट लिखी है, उसके बाद मंथ लिखा है, उसके बाद कॉमा लिखा है, फिर उसके बाद ईयर लिखा है, तो आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि आपने पहले मंथ लिखा है, फिर आपने डेट लिखी है, फिर कॉमा लिखा है, फिर ईयर लिखा है, वो भी ठीक है। तीसरा है कि आपने डेट लिखी है, मंथ लिखा है, ईयर लिखा है, बीच में कोई कॉमा वगैरह नहीं है, वो भी ठीक है। बट तीनों फॉर्मेट में आपको एक छोटा-सा ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपको एब्रिविएशंस का यूज़ नहीं करना है। मतलब अगर आप ईयर लिख रहे हो तो प्रॉपर 2023 लिखोगे, और अगर आप प्रॉपर मंथ लिख रहे हो तो प्रॉपर पूरा नाम उसका जो है वो लिखोगे। तो अगर आप ये तीनों फॉर्मेट लिखते हो तो इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में आपका कोई भी मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको द एडिटर लिखना है। उसके बाद लाइन आपने नहीं छोड़नी है। फिर आपने जो न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है, जैसे द हिंदू यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है तो वो हम लिखेंगे। फिर उनका जो ऑफिस है उसका एड्रेस आ जाएगा, जैसे कोलकाता आपने लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे क्या टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन यंगस्टर्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन सर। इसके बाद जनरली 3 या 4 पैराग्राफ में हम इस लेटर टू एडिटर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू वॉइस माय कंसर्न ओवर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऑन यंगस्टर्स। मतलब आप ये बता रहे हो कि उनके एक वेल एस्टैब्लिश्ड न्यूज़पेपर के थ्रू आप अपना जो कंसर्न है, जो भी आप आइडिया आपके दिमाग में है, वो आप इनके न्यूज़पेपर में जो है वो उसको बेसिकली छपवाना चाहते हो या फिर आप उसको पब्लिश करवाना चाहते हो। तो वो मेनली ये वाली लाइन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑलमोस्ट हर लेटर टू एडिटर में जो है वो सेम रहती है। इसके बाद अब यहाँ पे हम मेन कंटेंट जो है वो बताएँगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, उसके रीज़न क्या हैं, उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, फिर लास्ट में हम इसमें कंक्लूजन या फिर सजेशन या सॉल्यूशन जो है वो बताएँगे। तो जैसे अब यहाँ पे लिखा है, देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट सोशल नेटवर्किंग हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोज़र एंड हैज़ हेल्प्ड पीपल टू स्टे कनेक्टेड। Although the advantages are many, their disadvantages, especially for the youngsters, cannot be overlooked। कि हमने बता दिया कि जो हम मेन हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया साइट्स को लेकर, कि उससे रिलेटेड एडवांटेजेस भी हैं, बट डिसएडवांटेजेस को भी हम इग्नोर करते जा रहे हैं, तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बेसिकली ईजिली अवेलेबल हो गए थे पेंडेमिक के टाइम पे, और हर टीनेजर जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट को लेकर जो है वो उसको एक्सेस मिल गया। और यंगस्टर्स जो है वो अब रियल वर्ल्ड में जो है वो ज़्यादा कंसर्न्ड हो गए हैं बजाय रियल वर्ल्ड के। तो यहाँ पे फिर हमने बता दिया कि इससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो हमने अगले पैराग्राफ में मेंशन कर दिए। लास्ट में हमने इसका सॉल्यूशन दे दिया। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट इशू टू बी रिजॉल्व। चिल्ड्रन मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड बी मेड अवेयर ऑफ साइबर लॉज। ऑल्सो अलॉटिंग स्क्रीन टाइम एंड फॉलोइंग दैट स्ट्रिक्टली वुड अवॉइड द मीनिंग्स टू अ गुड लेवल। कि हमने लास्ट में एक सॉल्यूशन दे दिया और एक सजेशन भी दे दिया। ये लेटर का कंटेंट हर बच्चा अपने अपने हिसाब से लिख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली लिखना है। योर्स ट्रूली हर जगह, हर लेटर में चल जाता है, हर फॉर्मल लेटर में आप योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने नाम वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो आप अपना नाम या कोई और दूसरा नाम लिख सकते हैं। तो जैसे योर्स ट्रूली के बाद यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दिया विशाल वैष्णवी, तो हमने यहाँ पे वैष्णवी लिख दिया। तो इस तरीके से आपका लेटर टू एडिटर का जनरल एक फॉर्मेट जो है वो हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला लेटर आता है लेटर ऑफ कंप्लेंट। दोस्तों लेटर ऑफ कंप्लेंट जो है वो आप कोई भी आपके साथ जो गलत हुआ है या आपको कोई कंप्लेंट करनी है या फिर आपको कोई इनकन्वीनियंस हुई है किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी सर्विस को लेकर, या फिर आसपास आपके किसी एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसमें आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो, या कुछ आपके साथ अनफेयर हुआ है, तो कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसके रिगार्डिंग जब हम लेटर लिखते हैं उसमें हम स्पेशली कंप्लेंट करते हैं तो वो आपका कंप्लेंट लेटर है। अब दोस्तों यहाँ पे एक लेटर है, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द इनएडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज इन कमर्शियल स्ट्रीट इन नेहरू प्लेस विच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द पीपल। यू आर सागर निव्या महाजन। तो दोस्तों यहाँ पे सेम अगेन फिर से सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे हमें सेंडर का एड्रेस दिया नहीं हुआ था तो हम कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो आपने एड्रेस लिख लिया, 3 लाइन के अंदर ऑलमोस्ट हमारा एड्रेस कवर हो जाता है। उसके बाद डेट आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखोगे कि डेट मैंने आपको बताया था कि दूसरा वाला फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें मंथ लिखा हुआ है, फिर उसमें थोड़ा सा स्पेस देके डेट, फिर कॉमा, फिर प्रॉपर पूरा ईयर। तो ये वाला फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने, अब क्योंकि यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप किसको लिख रहे हो लेटर, जैसे आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे हो तो वहाँ पे ऊपर आपने बता दिया द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उनका एड्रेस आ गया। ये भी 3 लाइनों के अंदर आ जाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन सर। अब क्योंकि ये जो लेटर है आपका ये एडुकेट पार्किंग फैसिलिटीज़ इन द कमर्शियल स्ट्रीट, मतलब कि वहाँ पे जो पार्किंग फैसिलिटीज़ ढंग से नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं, उसके लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो हम पहले बताएँगे, अपनी प्रॉब्लम बताएँगे कि हम किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है वो नोटिस में उसको लेकर आना चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। कि नेहरू प्लेस में जो है वो पार्किंग को लेकर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ-साथ यहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं जिससे पार्किंग स्पेसेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिर हम इसमें आपके क्या-क्या होने वाले इफ़ेक्ट हैं वो हम इसको बताएँगे कि नेहरू प्लेस एक बहुत ही बिज़ीएस्ट कमर्शियल प्लेस है। यहाँ पे जो है वो पार्किंग की प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे ट्रैफ़िक जैम रहता है और बाकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो फिर इसमें हम कोई भी इससे अदर रिलेटेड आप कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो, बट इससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। फिर लास्ट में हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे या कोई सजेशन या हम जो हम चाहते हैं कि ये जो इश्यू है, इसको सीरियसली अभी तक नहीं लिया गया है। अब सिचुएशन जो है वो ऐसी हो गई है कि इसको इमीडिएटली एड्रेस करना ज़रूरी है, और मैं ऑफ़िशियल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो इसको अपने कंसर्न में लें और ज़रूरी स्टेप्स जो है वो लोगों की हेल्प के लिए उठाएँ। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ के योर्स ट्रूली, फिर उसके बाद आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम हमें दिया हुआ है, तो हमने नाम यहाँ पे वही लिखा है, निव्या महाजन। तो ये आपका कंप्लेंट लेटर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक कंप्लेंट लेटर तो ये हो गया कि जिसमें आप कोई जनरल एक सोशल प्रॉब्लम आपको हो रही है, वो आप उसके रिगार्डिंग आप लिख रहे हो। दूसरा, अब मैं आपको जो कंप्लेंट लेटर बता रहा हूँ वो कोई प्रोडक्ट रिलेटेड भी आपको बोल सकते हैं कि कोई आपने कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी सेट खरीदा, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कोई आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई दूसरा खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदी, कंप्यूटर खरीदा, उसके रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो। तो इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, इसके लिए भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, यू बॉट अ वॉशिंग मशीन ऑन 1 month ago फ्रॉम भारत सेल्स अशोक विहार पुणे। इट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इट्स फंक्शनिंग। द ड्रायर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग एंड इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग हिम फॉर इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट फॉर द सेम। यू आर अमित अमिता 23 न्यू एंक्लेव पुणे। हमें 120 से 150 वर्ड्स में इसको लिखना है। तो सबसे पहले अगेन ये कंप्लेंट लेटर है, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, सेंडर एड्रेस हमें दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमारी डेट, फिर ये लेटर हम किसको लिख रहे हैं, हम ये लेटर मैनेजर को लिख रहे हैं, तो द मैनेजर, फिर उसकी शॉप या फिर जो भी शोरूम है उसका नाम आ जाएगा, भारत सेल्स अशोक विहार, उनका एड्रेस पुणे। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपका सब्जेक्ट आ गया, कंप्लेंट रिगार्डिंग वॉशिंग मशीन, वाइड इनवॉइस नंबर। दोस्तों यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं तो आप अगर उसके सब्जेक्ट के अंदर उसका इनवॉइस नंबर वहाँ पे मेंशन कर देते हैं तो उससे उनको जल्दी फिगर आउट करने में हेल्प होती है कि वो अपने डेटाबेस में देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम खरीदा गया था, उसकी पूरी डिटेल्स को निकाल लेते हैं। तो ये आप सब्जेक्ट में मेंशन कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे सर या फिर मैडम। और अब हम ये यहाँ पे मेनली नेसेसरी डिटेल जो सबसे पहले बतानी होती है, वो हम अपना कंटेंट शुरू करेंगे।
I bought a Samsung washing machine, white color model, 400 liter, wide invoice number MS/45 from your showroom about 1 month ago। ये पूरी प्रॉपर डिटेल्स आपको देनी ज़रूरी है। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मेमो नंबर या फिर इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, तो आप वो लिख सकते हो, नहीं दिया हुआ तो कोई भी लिख सकते हो। उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उसका कलर, उसकी कैपेसिटी या जो भी अलग अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे रिलेटेड जो भी आपको फीचर्स दिखाई देते हैं, कौन सी कंपनी का है, किस ब्रांड का है, वो सब चीज़ें आप मेंशन करना। फिर उसके बाद बताएँगे हम कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। इनिशियली द मशीन वाज़ रनिंग स्मूथली बट इन द लास्ट फ्यू डेज़ सम प्रॉब्लम्स हैव शोन अप। पहले तो ठीक चल रही थी बट पिछले कुछ दिनों में कोई प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। द ड्रायर, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो भी बताना है। द ड्रायर हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग कंप्लीटली, फर्दर द मशीन इज़ मेकिंग एक्सेसिव नॉइज़ एट अ टाइम ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स, कि कपड़े धोते टाइम बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। द टेक्नीशियन whom you sent last week to my home had not been able to resolve the problem। तो वो नई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया था आपने, आपकी तरफ से जो हमारे यहाँ पे आए थे रिप्रेजेंटेटिव। तो देयरफॉर आई आस्क्ड द सेल पर्सन टू एंश्योर दैट इट विल बी रिपेयर्ड सून बट नोबडी फ्रॉम योर साइड हैज़ टर्न्ड अप येट टू लुक इनटू द मैटर। मैंने रिक्वेस्ट किया था उसके बाद भी, बहुत बार मैंने कॉल किया बट कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आई फील दैट द मशीन हैज़ अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दैट हैज़ सरफेस लिटली, so I would like you to replace the washing machine with another piece for the same model immediately as it appears that one I have bought is not repairable। तो वो कह रहे हैं कि इतनी कोशिश के बाद भी ये ढंग से रिपेयर नहीं हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे रिप्लेस मुझे करवा के दीजिए। तो वो लास्ट में हमने ये बता दिया। उसके बाद फिर आपका एक लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, फिर आपका यूअर्स ट्रूली आप लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका नाम या फिर आपका नाम ही आएगा वैसे तो अमित या फिर अमिता जैसे आपका नाम आ गया, तो यहाँ पे ये लेटर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरे टाइप का जो हमारा लेटर आता है वो आता है लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। हम जानते ही हैं कि लेटर ऑफ ऑर्डर किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए लिखा जाता है। दोस्तों, लेटर ऑफ ऑर्डर तब लिखा जाता है जब किसी कस्टमर ने किसी सेलर से पहले अवेलेबल प्रोडक्ट की लिस्ट और उसके प्राइसेस की लिस्ट मंगवाई हो, और जब उसका दिया हुआ क्योट या प्राइस लिस्ट कस्टमर या बायर के बजट में फिट हो जाए तो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स को मंगवाने के लिए वो लेटर ऑफ ऑर्डर लिखता है। आइए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि लेटर ऑफ ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, यानी इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया होगा, और अगर ना बताया हो तो आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। दोस्तों, डेट का सही फॉर्मेट ये है जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको रिसीवर का एड्रेस लिखना है, यानी जो सेलर जिससे आप सामान मंगवा रहे हैं उसका एड्रेस आपको लिखना है। अब ये कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए आपको लिखना है फर्स्ट लाइन में द सेल्स मैनेजर, देन सेकेंड लाइन में कंपनी या शॉप का नाम। अगर ये नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। इसमें आपको क्वेश्चन में जो भी आइटम मंगवाने के लिए बोला गया है, जैसे बुक्स हो गई, स्पोर्ट्स मटेरियल हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फर्नीचर वगैरह, उसके बारे में लिखना है। जैसे आपको बुक्स मंगवानी है तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट फॉर बुक्स। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सर या फिर मैडम लिखना है। देन अब दोस्तों आपको अपना फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करना है, जिसमें आप इस सेलर को ये याद दिलाओगे कि उसके थ्रू आपको पहले एक लेटर रिसीव हुआ था जिसमें आपने प्रोडक्ट्स की कोटेशंस मंगवाई थी, और लेटर का कोई रेफरेंस नंबर होगा, यानी आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने लिखना है दिस इज इन विद रेफरेंस टू योर लेटर, ब्रैकेट में रेफरेंस नंबर, डेटेड 15 दिसंबर 2021। इन दैट लेटर अ क्यूटेशन फ्रॉम योर फर्म वॉज रिसीव्ड बाय अस। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी पहले उस कंपनी या फर्म से अपने प्रोडक्ट्स के रेट पूछे होंगे, यानी आपने कोई इंक्वायरी लेटर लिखा होगा जिसके बदले में उसने आपको प्रोडक्ट्स की क्यूटेशंस भेजी होंगी, और जिस लेटर के थ्रू उसने आपको क्यूटेशंस भेजी होंगी उसका कोई रेफरेंस नंबर होगा। फिर आपकी सेलर से बातचीत हुई होगी और प्राइसेस को लेकर कोई नेगोशिएशन हुआ होगा और कोई एक प्राइस फिक्स हुआ होगा। वही याद दिलाने के लिए हम ये लाइंस लिखते हैं। रेफरेंस नंबर से उसे पता चल जाएगा कि किस बायर से प्राइस नेगोशिएट हुए थे, क्या क्या प्राइस भेजे गए थे। अब दोस्तों, इसके बाद आपको आगे क्या लिखना है वो देखते हैं। वी आर फीलिंग ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्राइसेस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट, सो वी विश टू प्लेस द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अब दोस्तों, आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको कौन कौन से आइटम्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ब्रांड क्या होना चाहिए, और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बतानी है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है कि ये टेबल आपके आइटम के हिसाब से बनेगी। जैसे अगर आपको बुक्स चाहिए तो क्वांटिटी, ऑथर वगैरह आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरी आइटम जैसे स्टेशनरी आइटम मंगवानी है तो इसके लिए क्वांटिटी, ब्रांड या दूसरी रिक्वायरमेंट्स आएंगी। तो वो देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ मंगवाने के लिए बोला गया है। अब क्योंकि दोस्तों मैं जो ये लेटर आपको दिखा रहा हूँ ये स्पोर्ट्स आइटम्स को लेकर है, तो मैंने जो टेबल बनाया है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले मैंने नेम ऑफ आइटम लिख लिया, जैसे मुझे बास्केटबॉल, क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल चाहिए। देन मैंने ब्रांड्स लिख लिया, कौन कौन से ब्रांड के होने चाहिए, और फिर मैंने क्वांटिटी लिख ली।
अब इसके बाद ये सारी आइटम्स या जो भी रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, चाहे वो कोई दूसरी भी क्यों ना हो, स्टेशनरी आइटम्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर डेट से पहले मंगवानी होगी। यानी हम एक डेडलाइन दे देते हैं कि भाई इस डेट से पहले हमें ये सामान पहुंच जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या लाइन्स लिखनी है, आइए वो देखते हैं। अब दोस्तों जैसे मैंने इसमें अपने हिसाब से लिखा है, प्लीज़ नोट दैट दीज आइटम्स आर रिक्वायर्ड अर्जेंटली बिफोर 15th January 2022 as our school will be celebrating their 21st annual sports day the following week. In case of any fluctuation in delivery, we reserve the right to cancel the whole order. Then इसके बाद आपको ये लाइन ऐड करनी है, all items should be in good condition, well bound and packed properly. Any damage during transportation would be your responsibility. ये वाली लाइन भी आपकी हर लेटर में चल जाएगी। इसमें आपने ये बता दिया कि जो सामान वो भेजेगा वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, अच्छे से पैक्ड होना चाहिए, और अगर कोई डैमेज होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। इसके बाद आपने पेमेंट के बारे में बताना है, तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, विद दिस लेटर वी आर इंक्लूजिंग अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000 एज एन एडवांस पेमेंट। द रेस्ट ऑफ द अमाउंट शैल बी पेड ऑन रिसीविंग द ऑर्डर आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ 10% डिस्काउंट ऑफर्ड बाय यू इन द क्यूटेशन लेटर। तो इन लाइन्स में आपने ये बता दिया कि हमने 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको भेज दिया है। दोस्तों आजकल एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि लेटर जो लिखा जाता है ऑर्डर का, उसमें थोड़ी बहुत पेमेंट हमें पहले से भेजनी होती है। तो अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना चाहते तो आप ऑनलाइन पेमेंट का भी उसको ऑप्शन दे सकते हैं कि हम ऑलरेडी आपके अकाउंट में 10,000 रुपये या जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो हम पहले ही डाल चुके हैं। बाकी का अमाउंट हम आपके दिए हुए डिस्काउंट को काट कर आपको बाद में पे कर देंगे, क्योंकि आपने पहले क्विटेशन लेटर मंगवाया था तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट के ऊपर भी बात हुई होगी। इसके बाद लास्ट में आपने एक इन्फ्लुएंशियल लाइन लिखनी है। आप लिख सकते हैं, होपिंग फॉर गुड बिजनेस रिलेशंस। देन इसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के यूएस ट्रूली लिखना है, आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेजिग्नेशन, इसके बाद एंक्लोजर। जैसे एंक्लोजर में यहाँ पे लिखा है डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹10,000। दोस्तों एंक्लोजर आपको ज़रूर लिखना है। अगर आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट आपको भेजनी है, या फिर अगर आप डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं तो उसकी रिसिप्ट आपको देनी है, यानी चेक या डिमांड ड्राफ्ट आपको अटैच करके देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लेटर ऑफ ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। दोस्तों लेटर ऑफ इंक्वायरी बेसिकली किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, या फिर आपको कोई कोर्स में एनरोल करना है, आपने कोई होटल में रूम बुक करना है, या फिर किसी ट्रिप पे जाना है, तो उसके लिए जो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप अपने रेसिपेंट से मंगवाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखने का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एक रेसिपेंट से की गई रिक्वेस्ट है, यानी किसी भी फील्ड, किसी भी आइटम या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो वो रेसिपेंट जुड़ा हुआ है, वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उससे जुड़ी हुई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो आपको भेजेगा, जिसके बाद आप अपना अगला स्टेप लेंगे। दोस्तों क्योंकि लेटर ऑफ इंक्वायरी फॉर्मल लेटर है तो इसका पूरा फॉर्मेट एक फॉर्मल लेटर की तरह ही होता है। सबसे पहले ऊपर आपका सेंडर एड्रेस आएगा, यानी हमारा एड्रेस आएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट आएगी। इसके बाद एक लाइन छोड़ के रेसिपेंट का एड्रेस आएगा। दोस्तों रेसिपेंट के एड्रेस के अंदर हम जिसको भी एड्रेस लिख रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन आएगी, और साथ में उसकी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस आएगा। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन आएगी, जिसमें आप सर या मैडम लिख सकते हैं। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपको अपना बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट करना है, जिसके अंदर आपके 3 पैराग्राफ होंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन देंगे। देन इसमें सेकंड पैराग्राफ आएगा, जिसमें आप सब्जेक्ट या फिर अपनी इंक्वायरी को या फिर जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको इलैबोरेट करेंगे, और नंबर 3 में कंक्लूजन आएगा। इसके बाद एक लाइन छोड़ के यूएस ट्रूली या फिर यूएस सिंसेरली आप लिख सकते हैं। देन एक लाइन छोड़ के आपका नाम आएगा। तो दोस्तों ये था बेसिकली इसका एक बेसिक फॉर्मेट। आइए मैं क्वेश्चन की मदद से आपको इसे समझा भी देता हूँ। यू आर अंशुल अंशिका, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड रेजिडेंट ऑफ 56D रिंग रोड ITO, न्यू दिल्ली। यू वांट टू बी अ कोरियोग्राफर। राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, नोएडा, seeking information about their course, admission procedure, eligibility criteria and other necessary details। तो दोस्तों क्वेश्चन देख के हमें साफ पता लग ही रहा है कि ये बेसिकली कोर्स की डिटेल्स के रिगार्डिंग हमें एक इंक्वायरी लेटर लिखना है, जो कि हमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी को लिखना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। अपना एड्रेस अगर आपको लेटर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो वही एड्रेस आपको लिखना है, अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो 56D रिंग रोड ITO, न्यू दिल्ली। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट दोस्तों यही आएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। डेट का फॉर्मेट सही नहीं लिखने से भी एक नंबर आपका कट सकता है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको, क्योंकि अभी हम ये जो लेटर है ये डायरेक्टर को लिख रहे हैं, तो आपको लिखना है द डायरेक्टर, फिर ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी, सेक्टर 6, नोएडा। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के सर
या फिर डियर सर भी आप लिख सकते हैं। देन इसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के अंदर जनरली आपके 2 वर्ड्स कॉमन रहेंगे, इंक्वायरी रिगार्डिंग। उसके बाद जो भी आपको जिस भी चीज़ की इंक्वायरी करनी है उसके रिगार्डिंग आप उससे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं इंक्वायरी रिगार्डिंग अ कोर्स इन कोरियोग्राफी। अब इससे पहले दोस्तों मैं लेटर की बॉडी शुरू करूं, पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी कोर्स के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं आपने इसे देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 27 दिसंबर 2021 रिगार्डिंग द कोर्स इन कोरियोग्राफी ऑफर्ड बाय योर रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट। यानी दोस्तों यहाँ पे हमने ये बताया कि ये कोरियोग्राफी कोर्स हमें टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर दिखा था, जो कि 27 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर था। उसमें हमने कोरियोग्राफी कोर्स देखा था जिससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आगे हम इसमें लिखेंगे, आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई एम करेंटली इन क्लास 10th एंड प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड वॉन्ट टू टेक इट एज अ करियर। तो इन आगे की लाइन्स में दोस्तों हमने थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दिया और हम ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं वो भी बता दिया। इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। आई एम ऑल्सो गिवन टू अंडरस्टैंड दैट दिस इंस्टीट्यूट इज़ बाय फार द बेस्ट एज कोरियोग्राफी इज कंसर्न एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आगे दोस्तों हमने थोड़ा सा बटरिंग कर दी, यानी थोड़ा सा हमने इस तरीके से बता दिया ताकि उनको हमारा जो इंक्वायरी लेटर है वो सीरियस लगे, यानी हमें सही में इस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। तो हमने इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। फिर लास्ट में हम लिखेंगे, जो कि हमारा कंक्लूजन है, काइंडली सेंड मी द prospectus and the application form. I would be highly grateful if you could provide me with the following information. अब जो इन्फॉर्मेशन हमें इस लेटर के थ्रू चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम पॉइंट्स में बता देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, नंबर फर्स्ट द डिपार्टमेंट एंड प्रोग्राम फैकल्टी, नंबर सेकंड फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, नंबर थर्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल, नंबर फोर्थ एडमिशन प्रोसीजर, नंबर 5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड नंबर 6 हॉस्टल फैसिलिटीज़, यानी अगर हमें वहाँ पे रहना पड़े तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ किस तरीके की होंगी उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। लास्ट में हम बता देंगे, काइंडली सेंड मी द ब्रोशर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म एट द अर्लीस्ट सो दैट आई कुड रजिस्टर माई सेल्फ फॉर द कोर्स। यानी अगर आपके पास कोई ब्रोशर अवेलेबल है जिसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है तो आप प्लीज़ हमें उसे जल्दी से जल्दी भेज दीजिए ताकि मैं कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकूँ। योर्स फेथफुली अंशुल अंशिका। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला लेटर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे फॉर्मल लेटर्स के चारों टाइप के लेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको चारों लेटर्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आपसे मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।